बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, कल ही 12 बजे उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। शपथ लेने के एक दिन पहले मेवालाल चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, जहां इसके बाद उन्होंने सब कुछ ठीक होने की बात कही थी। पदभार संभालने के बाद वे दोबारा सीएम नीतीश कुमार से मिले थे और इसके बाद दोपहर इस्तीफा दे दिया है। जी हां, आपको बता दूं कि मेवालाल चौधरी बिहार सरकार के तीसरे ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में काम के तुरंत बाद इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर मेवालाल चौधरी के इस्तीफा के बाद बिहार के भवन निर्माण और समाज कल्याण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी को शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है। जी हां, अगले महीने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। जी हां, खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 7वीं किस्त के 2000 रुपए दिसंबर 2020 के पहले हफ्ते में किसानों के बैंक खाते में डाले जा सकते हैं। आपको बता दें कि अब तक इस स्कीम के 6 किस्तें किसानों के खातों में ट्रांसफर हो चुकी है। जहां इस योजना के तहत अब तक लाखों किसानों को फायदा पहुंच चुका है। 2 दिनों में बिहार के कई इलाकों में धुंध में बढ़ोतरी हो सकती है। जी हां, मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पारा भी 1 से 2 डिग्री तक नीचे आ सकता है। बृहस्पतिवार की शाम कुछ देर के लिए पटना के मौसम में बदलाव हुआ और मामूली बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन फिर मौसम साफ हो गया। शुक्रवार की सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। जी हां, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि झारखंड की ओर से एक मौसमी सिस्टम बना हुआ है। हालांकि वह इतना प्रभावी नहीं था कि बारिश करा सके। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 1 से 2 दिनों में मौसम में बदलाव के आसार हैं। हालांकि 1 से 2 डिग्री पारा गिरने से ठंड में आशंकित बढ़ोतरी हो सकती है। जी हां, पिछले 24 घंटे में पटना का पारा 2 डिग्री नीचे आ गया है। भारत में कोरोना महामारी के संकट के चलते मार्च में लगाए गए लॉकडाउन का असर अर्थव्यवस्था पर अभी तक देखा जा सकता है। जी हां, आरबीआई की एक रिपोर्ट में तो यहां तक कह दिया गया था कि लगातार 2 तिमाही में जीडीपी में गिरावट ग्रोथ रेट की वजह से देश इतिहास में पहली बार तकनीकी तौर पर मंदी में पहुंच गया है। लॉकडाउन की अवधि मार्च से लेकर जून तक तो देश में लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां भी गंवाई है। जी, इनमें हजारों की संख्या में महिलाएं भी रही है, जिनमें से कई पर तो इनके पूरे परिवार निर्भर थे। जी, 29 साल की रेशमा उन महिलाओं में शामिल रही जिन पर लॉकडाउन ने बुरा असर डाला। लॉकडाउन के 1 महीने बाद ही एक ऊर्जा नीति संस्थान में उनकी नौकरी चली गई, जहां यहां उन्हें 24,000 रुपए प्रति माह मिलते थे। रेशमा ही नहीं बल्कि उनके पति भी पिछले 1 साल से बेरोजगारी का सामना कर रहे थे। ऐसे में हालात ये हो गए कि उन्हें अपने 4 साल की बेटी को मायके भेजना पड़ गया। जहां रेशमा के मुताबिक अगर वह कुछ कमा नहीं रही है तो फिर अपनी बेटी का ख्याल रखने के लायक खर्च भी नहीं उठा सकती है। यहां तक कि उसके लिए एक गिलास दूध का तक इंतजाम नहीं कर सकती है। जी हां, रेशमा का कहना है कि सिर्फ एक मां ही ये दर्द समझ सकती है। हाजीपुर गुलनाज कांड के मुख्य आरोपी सतीश यादव ने देर शाम बुधवार को एसडीपीओ के कार्यालय में सरेंडर कर दिया। जी हां, पुलिस ने बुधवार को ही उसके घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया था। उसमें चेतावनी लिखी गई थी कि अगर उसने 48 घंटे में सरेंडर नहीं किया तो फिर पुलिस उसके घर और संपत्ति को कुर्क कर लेगी। इसी के बाद उसने शाम को पुलिस के पास सरेंडर कर दिया। जी हां, इससे पहले पुलिस ने आरोपी चंदन को भी गिरफ्तार कर लिया था और बुधवार को मुख्य आरोपी सतीश ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन अभी भी एक आरोपी विजय पुलिस की पहुंच से बाहर है। जहां पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी युवा मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी को बृहस्पतिवार को बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई गई। जहां राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन में मांझी को शपथ दिलाई। जहां राज्यपाल सचिवालय के बयान से यह जानकारी मिली है। बयान के अनुसार राज्यपाल फागू चौहान ने इमामगंज से विधायक जीतन राम मांझी को विधानसभा के अध्यक्ष पद के कर्तव्य के निर्वहन के लिए शपथ दिलाई। जी हां, राज्यपाल ने भारत के संविधान द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार विधानसभा के सदस्य जीतन राम मांझी को अध्यक्ष का निर्वाचन होने तक 23 से 24 नवंबर तक के लिए अध्यक्ष पद के लिए कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया है। अररिया में कल सुबह जहरीली लिट्टी खाने से एक ही परिवार के 4 बच्चे समेत 5 लोग बीमार हो गए। जहां आनन फानन में सभी बीमार को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 की गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर कर दिया गया। नगर थाना क्षेत्र के दियारा पंचायत के बगेला टोला वार्ड नंबर 5 निवासी धीरेन्द्र बहादुर के 4 वर्षीय पुत्र विशाल कुमार चंदन बहादुर और उसके 2 वर्षीय पुत्री समेत 5 लोग नाश्ता में घर में बना लिट्टी खाई थी। लिट्टी खाने के थोड़ी देर बाद सभी को चक्कर होने लगा। जहां हालात बिगड़ने पर परिजनों ने सभी को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां 2 बच्चे की गंभीर स्थिति देखते हुए सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया।
बिहार में शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के पदभार ग्रहण करने के बाद ही इस्तीफा दिए जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को नौटंकी बताते हुए असली गुनाहगार मुख्यमंत्री को बताया है। जी हां, मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। तेजस्वी यादव ने एक आधिकारिक बयान जारी करके कहा है कि मुख्यमंत्री जी, जनादेश के माध्यम से बिहार ने हमें एक आदेश दिया है कि आपकी भ्रष्ट नीति, नियत और नियम के खिलाफ आपको आगाह करते रहें। महज एक इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। अभी तो 19 लाख नौकरी, संविदा और समान काम समान वेतन जैसे अनेकों जन सरोकार के मुद्दों पर मिलेंगे। जो उन्होंने आगे कहा है कि मैंने कहा था ना, आप थक चुके हैं, इसलिए आपकी सोच समझने की शक्ति छीन हो चुकी है। जानबूझकर भ्रष्टाचारी को मंत्री बनाया, थू के बावजूद पदभार ग्रहण कराया, घंटे बाद इस्तीफा के नाटक भी रचाया। असली गुनाहगार आप हैं। आपने मंत्री क्यों बनाया? आपका दोहरापन और नौटंकी अब चलने नहीं दी जाएगी। कोरोना को लेकर भारत से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि कोरोना वैक्सीन अगले 3-4 महीने में तैयार हो जाएगी। उन्होंने यह भी दावा किया है कि 135 करोड़ भारतीयों को इसे मुहैया कराने की प्राथमिकता वैज्ञानिक मूल्यांकन पर आधारित होगी। यह बात स्वास्थ्य मंत्री ने आज कही है। बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में हैं। जहां यहां उन्होंने आज विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण भी किया है। इस दौरान उन्होंने एक तरफ जहां धार्मिक कार्यों में प्रशासनिक एवं राजनीतिक हस्तक्षेप का विरोध किया है, तो वहीं उन्होंने छठ महापर्व को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सावधानियां बरतकर मनाने की लोगों से भी अपील की है। जहां हालांकि इस दौरान वे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती होने के बावजूद उन पर बरस पड़े और देश में सांप्रदायिक का जहर बोने का आरोप लगाया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बड़े बड़े दावे करने वाले और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने के सपने देखने वाले लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने नतीजे के बाद यानी कि चुनाव परिणाम आने के बाद लगभग चुप्पी सी साध रखी है। जहां अब खुलकर नहीं, संभलकर और बचकर बोल रहे हैं। हालात ऐसी हो गई है कि अब अपने भी नसीहत देने लगे हैं। जी हां, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी तो अपने तरीके से बधाई भी दे डाली, जहां फिर भी भाव नहीं मिला। यहां तक कि सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से भी बुलावा नहीं आया, तो सवाल भी उठ रहा है कि चिराग के इस हश्र के लिए कौन जिम्मेवार है। कहा जाता है कि चिराग पासवान अपने दल में किसी पर सर्वाधिक भरोसा करते हैं तो वो हैं उनके करीबी मित्र सौरभ पांडे। जी हां, चिराग पासवान के सारे फैसले सौरभ पांडे लेते हैं। बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के फैसले को भले ही चिराग पासवान खुद का बताते हैं, लेकिन पार्टी सूत्रों का दावा है कि यह फार्मूला भी सौरभ ने ही बनाया था। और यह फार्मूला था कि चिराग पासवान को कब, किससे और कैसी बात करनी है, किसी के साथ कैसे पेश आना है, सारी रणनीति सौरभ के हिसाब से ही तय होती है। सीबीआई बिना राज्य सरकार की इजाजत के किसी मसले की जांच नहीं कर सकती है। साथ ही केंद्र सरकार राज्य की अनुमति के बिना सीबीआई का अधिकार क्षेत्र नहीं बढ़ा सकता है। जहां ये अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने यूपी से जुड़े एक भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई करते हुए कही है। आपको बता दें कि पंजाब, झारखंड, केरल सहित 8 गैर बीजेपी राज्यों ने नए मामले की जांच के लिए सीबीआई को इजाजत देने से मना कर दिया है। इसी से जुड़े मामले में कोर्ट ने स्थिति साफ की है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने हवाला दिया है कि यह सीबीआई को रेगुलेट करता है। दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया में हम सबके लिए जो सबसे बड़ी दौलत है वो है सेहत। जी हां, अगर आप सेहतमंद हैं तो फिर दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपके पास है। तो इसीलिए चलिए अब कुछ जरूरी हेल्थ से जुड़ी बातें करते हैं जो आपके शरीर के लिए बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। इसके अनेक फायदे होते हैं और ये शरीर के सामान्य कार्यों में भी मदद करता है। ये विटामिन ई की तरह ही शरीर में अन्य एंटीऑक्सीडेंट के कार्यों को बढ़ावा वाला एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान को कम करता है। जहां इसके अलावा विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी में सुधार लाने में भी अहम भूमिका निभाता है। हालांकि अक्सर ये देखा गया है कि सर्दियों के मौसम में लोग विटामिन सी पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से शरीर में इसकी कमी हो जाती है और कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। शरीर में विटामिन सी की कमी होने वाली छोटी मोटी समस्याओं में स्वाभाविक में चिड़चिड़ापन, भूख न लगना, वजन कम होना, कमजोरी, पैरों में दर्द और थकान आदि शामिल है। अगर शरीर में इसकी कमी हो गई है तो फिर आपको कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। जी हां, शरीर में विटामिन सी की कमी से एलर्जी और तनाव की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा जोड़ों में दर्द की समस्या भी होने की आशंका रहती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने शरीर में इसकी कमी ना होने दें। इसकी कमी को पूरा करने के लिए आप आंवला और संतरे का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा मुनक्के में भी विटामिन सी की अच्छी खासी
खासी मात्रा पाई जाती है। इसका सेवन भी विटामिन सी की कमी को पूरा कर सकता है। नीतीश सरकार के गठन होने के तुरंत बाद सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर उनसे खाली पदों का डिटेल से मांगा गया है। जी हां, जिससे उम्मीद की जा रही है कि यहां बहुत जल्द बड़े स्तर पर भर्तियां निकाली जा सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने सभी विभागों के साथ साथ क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि जिला एवं प्रखंड आदि के दफ्तरों के खाली पड़े पदों की संख्या भी जुटाई जा रही है। बहुत जल्द इन पदों पर भर्ती को लेकर बड़े स्तर पर बहाली शुरू हो सकती है। सरकार राज्य में सभी खाली पदों पर भर्ती करने जा रही है। जी हां, इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। युवा इस भर्ती प्रक्रिया पर अपनी नजर बनाए रखें। 16 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ समारोह के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का नाम चर्चा का विषय बना हुआ था। उनको उप मुख्यमंत्री पद से हटाने के पीछे कई कयास लगाए गए। जी हां, अब इन सभी कयासों पर रोक लग चुकी है जी, क्योंकि सुशील कुमार मोदी को विधान पार्षद में बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से सुशील कुमार मोदी के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं सुशील जी को मिस करूंगा। नई सरकार बनने के 2 दिन बाद ही सीएम नीतीश कुमार ने अपने दोस्त सुशील मोदी को नई जिम्मेवारी सौंपकर उन्हें अपने साथ ही रखने की व्यवस्था कर ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी को विधान भवन में जगह देते हुए विधान परिषद की समिति का अध्यक्ष बनाया है। जहां सुशील कुमार मोदी को आचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। विधान परिषद की कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जी हां, बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगाकर कोई मौका नहीं छोड़ रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़ती सक्रियता और बीजेपी नेताओं के बंगाल दौरे से सीएम ममता बनर्जी बुरी तरीके से बौखलाई हुई है। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में गुंडों को लेकर अशांति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी ने भी सीएम ममता बनर्जी पर पलटवार किया है। जी हां, सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि चुनाव से पहले बंगाल में शांति भंग करने के लिए बाहरी गुंडों को लाया जा रहा है। देश के मुख्य चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा ने बुधवार को कहा कि जब कोरोना महामारी के बीच निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू की तो कुछ लोगों ने सोचा कि आयोग मूर्खता कर रहा है, लेकिन इस बड़ी लोकतांत्रिक कवायद के सुरक्षित एवं सफल रूप से संपन्न होने के बाद चुनाव इकाइयों को हर ओर से प्रशंसा मिली है। सुनील अरोड़ा ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि निर्वाचन आयोग कुछ राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव समय पर कराने में समर्थ होगा और इसके लिए आंतरिक कवायद शुरू कर दी गई है। जहां अगले साल मई जून में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, अब आप बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर पर भारी भरकम छूट का फायदा ले सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार अपने ग्राहकों को उज्ज्वला योजना की सुविधा देती है। इस सुविधा में ग्राहकों को सब्सिडी दी जाती है जो सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। इसमें आपको 1 साल में सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर मिलते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सुविधा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आप बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर पर भी डिस्काउंट पा सकेंगे। मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक इस समय डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकारी तेल कंपनियां ग्राहकों को कैशबैक की सुविधा दे रही है। जहां अगर आप डिजिटल मोड से सिलेंडर की बुकिंग कराते हैं तो आपको यह सुविधा मिल जाएगी। आपको बता दें कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम अपने ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट करने पर छूट की सुविधा दे रही है। बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है। जहां पहले चरण में यह सर्वे राज्य के 20 जिलों में किया जाएगा। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे इस सर्वे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे आपसे। बिहार में हो रहे जमीन सर्वे में आपसे 5 डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। जी हां, सबसे पहले जमीन सर्वे के दौरान आपसे आपके जमीन का खतियान मांगा जाएगा। जी हां, नंबर 2, वर्तमान में कटी जमीन का रसीद मांगा जाएगा। नंबर 3, जिनके नाम से रसीद कट रहा है उनका आधार कार्ड मांगा जाएगा। नंबर 4, जमीन सर्वे के दौरान आप जमीन का हर डॉक्यूमेंट सही दें। नंबर 5, अगर आप नया जमीन खरीदते हैं तो फिर आपकी रजिस्टर्ड कॉपी मांगी जाएगी। अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन के द्वारा भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि जमीन सर्वे के दौरान आपके जमीन का नया खतियान तैयार किया जाएगा। जी हां, साथ ही साथ जमीन की हर जानकारी डिजिटल हो जाएगी।